आरव अब तक कभी किसी के लिए इतना नहीं बदला था, लेकिन रूही के लिए वह खुद को भी पीछे छोड़ आया था। शुरुआत में वह उलझा हुआ था, अपनी ही भावनाओं से, अपने फैसलों से। पर जब उसने रूही की आंखों में सच्ची खुशी देखी, तो उसके दिल ने जैसे कोई नई कसम खा ली। वो उसकी तरफ देखते हुए धीमे से बोला, मैं तुमसे वादा करता हूँ स्वीटहार्ट, अब तुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। तू मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है और सबसे बड़ी खुशी भी है। रूही उसकी बेचैनी को समझ गई। उसने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और मुस्कुराकर कहा, जब मैं तेरे साथ हूँ तो तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। उसकी आंखों में अपनापन देखकर आरव का मन भावनाओं से भर गया। वह कुछ कह नहीं पाया, बस उसकी ओर झुककर अपने माथे को रूही के माथे से सटा दिया। एक पल का सन्नाटा दोनों के बीच जैसे वक्त को थामे हुए था। फिर वह पीछे हटते हुए बोला, चलो अब ये उलझी बातें छोड़ते हैं और सिर्फ उन लम्हों को जीते हैं जो हमारे पास है। वो मुस्कुराया और रूही भी उसकी इस मासूम सी हरकत पर हंस पड़ी। फिर दोनों बालकनी में चले आए, जहां हवा में नमी थी और दिलों में सुकून। आरब की नज़रों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर रूही घबरा गई। वो झटपट बोली, ओके ओके, आई एम सॉरी, और फौरन कमरे से बाहर भाग गई। जाते जाते वह मन ही मन खुद से बुदबुदाई, हे भगवान, आज तो ये भूखा शेर मुझे घूर घूर कर खा जाता। थोड़ी देर बाद दोनों फिर से हॉल में आ गए। हॉल में एक खुशनुमा माहौल था। निया विवान के साथ बैठी गुनगुना रही थी। उसकी आवाज़ में एक मासूम सी मिठास थी जो सबके दिल को छू रही थी। हर कोई मुस्कुरा रहा था, जैसे उस पल की खूबसूरती में खो गया हो। हॉल के एक कोने में नमन कुछ मेहमानों से बातचीत में लगा हुआ था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार निया की तरफ खिंच जाती थी। तभी अचानक पीछे से मनीष उससे टकरा गया। नमन ने उसे पकड़ा और बोला, अरे मनीष, देख के चला कर यार। मनीष थोड़ा घबराया हुआ सा दिख रहा था। वो जल्दी से बोला, सॉरी सर, सॉरी। मगर नमन ने गौर किया कि मनीष इधर उधर कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा था। किससे छिप रहा है तू? नमन ने सीधे पूछा। मनीष थोड़ा कांपने लगा, जैसे उसके अंदर का डर बाहर आने लगा हो। हकलाते हुए बोला, नहीं सर, किसी से नहीं। मगर नमन को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। वो थोड़ा सख्त लिहाजे में बोला, सच सच बता, वरना मैं खुद पता कर लूंगा। अब मनीष के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने नजरें नीचे झुकाई और धीरे से बोला, मैं एक लड़की से छिप रहा हूँ। कुछ दिन पहले उससे मेरी गलती हो गई थी। मनीष की बात सुनकर नमन थोड़ा चौंक गया। मनीष ने धीमे से बताया, जब मैं अस्पताल में भर्ती था तब मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई थी। शुरू में तो लगा कि वो बस टाइम पास कर रही है। मैंने भी थोड़ी बहुत बातों में मजाक कर लिया। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, लेकिन बाद में पता चला कि वो अनु की फ्रेंड है। और उसके बाद तो जैसे वो मधुमक्खी बन गई, हर वक्त मेरे इर्द गिर्द मंडराती रहती है। नमन उसकी बात सुन रहा था, लेकिन जब मनीष बच्चों की तरह मुंह फुलाकर रोने लगा तो वो अपनी हंसी रोक नहीं पाया। अरे यार, तू तो सीरियसली डर गया, नमन ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी अचानक किसी के कदमों की आहट आई। नमन और मनीष ने पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़की सामने खड़ी थी। उसे देखते ही मनीष की हालत फिर से खराब हो गई और वो बिना कुछ बोले वहां से भाग गया। वो लड़की नमन के पास आई और मुस्कुराई और बोली, हाय हैंडसम, माई सेल्फ खुशी। नमन थोड़ा असहज हो गया। वो लड़की आगे बोली, तुम अकेले आए हो? कितना इत्तेफाक है, मैं भी अकेली हूँ। नमन मन ही मन सोच रहा था, हे भगवान, ये तो कोई और ही लेवल की एनर्जी लेकर आई है। वो चाहता था कि सीधे मना कर दे, लेकिन माहौल ऐसा था कि कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसे ध्यान आया कि अनु की दोस्त है, इसलिए कोई गलतफहमी भी नहीं करनी थी। इसलिए नमन ने मुस्कुराते हुए उसी की स्टाइल में जवाब दिया, ओह, तो तुम ही हो वो खुशी जिसकी महक मनीष के चारों तरफ फैल रही है। खुशी हंस पड़ी, हाँ, तो उसने मेरी बात भी तुमसे की? कितनी प्यारी बातें की होगी ना। अब नमन को समझ आ गया कि उसे इस लड़की से बहुत संभल कर बात करनी पड़ेगी।
नमन ने सोचा कि अगर वो खुशी के साथ हल्की फुल्की फ्लैटिंग करे तो शायद वह खुद ही बोर होकर चली जाएगी। लेकिन उसे ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने लिए खुद ही मुश्किल खड़ी कर रहा है। खुशी जो पहले से ही ओवर एक्टिंग मोड में थी, अब धीरे धीरे अपनी हदें पार करने लगी थी। और तभी दूर से अनु की नज़र उन दोनों पर पड़ी। वो पहले तो खुद को शांत रखने की कोशिश करती है, लेकिन जब खुशी जानबूझकर नमन की बाहों में सिमटने की कोशिश करती है तो अनु का सब्र जवाब दे देता है। वो तेजी से उसके पास आती है और अपने हाथ में पकड़ा पानी का गिलास सीधे खुशी की सफ़ेद ड्रेस पर उड़ेल देती है। हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। नमन तो अबाक रह जाता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। खुशी चौंक जाती है, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ बोल पाए अनु एकदम तीखे लहजे में बोलती है, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? ये कोई तरीका है? तुम समझते क्या हो खुद को? और ये तुम्हारी ड्रामा क्वीन एंट्री किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकती। खुशी की आंखों में गुस्सा आ जाता है। वो अनु की ओर बढ़ती है जैसे कुछ कहने या करने वाली हो। तभी नमन बीच में आ जाता है। वो शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहता है, एक्सक्यूज मी मिस, अपनी हद में रहिए। और रही बात जानने पहचानने की, तो फिलहाल आपकी बातों से लगता है कि आप हमें जानती ही नहीं, और शायद हम भी आपको नहीं जानते। नमन की बात सुनकर खुशी चुप हो गई, लेकिन अनु अब भी उसकी एक एक हरकत पर गौर कर रही थी। तभी अचानक हॉल में एक हलचल सी होती है। अनु तेज कदमों से वहां आती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसे देखकर सब चौंक जाते हैं, लेकिन असली हैरानी तब होती है जब वह सीधे खुशी के पास जाती है और बिना कुछ कहे एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ देती है। मुझे लगा था कि तुम समझदार हो, लेकिन तुमने तो सारी हदें पार कर दी। अनु की आवाज़ में गुस्सा और दुख दोनों था, और थोड़ी सी शर्म बची हो तो बिना और तमाशा किए यहाँ से चली जाओ। खुशी हक्की बक्की रह गई। वो कुछ कहती उससे पहले ही अनु फिर बोल उठती है, जिन लोगों के सामने तुम ये बेहुदी कर रही थी वो मेरे भाई और भाभी हैं, मेरे सबसे करीब के लोग। अब खुशी के चेहरे से सारी अकड़ गायब हो जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसने खुद को किस हाल में ला खड़ा कर दिया। वो चुपचाप सिर झुकाकर वहां से निकल जाती है। उसे जाते हुए देखकर अनु धीरे धीरे मान्या और नमन के पास आती है। उसकी आंखों में अब पछतावे की झलक थी। आई एम सॉरी, अनु धीमे स्वर में बोली। मुझे नहीं पता था कि वो लड़की ऐसा करेगी। मैंने सोचा था वो बस एक दोस्त है, लेकिन वो कुछ और ही निकली। प्लीज मुझे माफ़ कर दो। नमन मुस्कुराया, लेकिन उसकी बातों में गंभीरता थी। कोई बात नहीं अनु, ऐसी गलतियां तो हो जाती हैं, लेकिन हाँ, आगे से थोड़ा और सोच समझकर किसी को अपने करीब लाना। कुछ लोग दूसरों की जिंदगी में सिर्फ परेशानी बनकर आते हैं। अनु ने सिर झुका लिया और हामी में सिर हिलाते हुए कहा, थैंक यू और फिर से सॉरी। इसके बाद वो वहां से चली गई, एक सीख के साथ और एक नई समझ के साथ कि रिश्तों में भरोसे के साथ साथ पहचानना भी जरूरी है। नमन ने धीरे धीरे मान्या की ओर देखा और बोला, सुनो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन मान्या ने जैसे उसे सुना ही नहीं। उसकी नज़रों में नमन के लिए कोई जवाब नहीं था। वो उसके सामने से ऐसे गुजर गई जैसे वहां कोई खड़ा ही ना हो।
नमन एक पल के लिए बिल्कुल थिड़क गया। उसने हल्की सांस ली और अपनी टाई ढीली करते हुए बड़बड़ाया, अब इसे कैसे मनाऊं? इसका गुस्सा अब तो मुझे डराने लगा है। उसने पार्टी के दौरान कई बार कोशिश की, कभी उसे देखकर मुस्कुराया, कभी कुछ हल्के फुल्के जोक्स भी मारे, लेकिन मान्या का चेहरा बिल्कुल बेरुखी से भरा हुआ था। न उसकी बातें सुनी, न उसकी तरफ पलट कर देखा। पार्टी धीरे धीरे अपने आखिरी मोड़ पर आ चुकी थी। ओबराय मैंसन में हर तरफ शांति छा गई थी। शाम की रौनक और संगीत के बाद अब बस थकावट बची थी। रात के 10 बजते ही जहां जिसे जगह मिली वहीं ढेर हो गए। किसी को बिस्तर नहीं मिला तो किसी को तकिया नहीं मिला, लेकिन सब इतने थके थे कि परवाह भी किसे थी। ये नज़ारा देखकर दादी ने माथा पीट लिया। हे राम, ये लोग तो मेहमान नहीं भूखे भूत हैं। उन्होंने तुरंत आरब को बुलाया। ओ हीरो, अब ये तेरे दोस्त नहीं, तेरी जिम्मेदारी है। उठा इन्हें और भेज अपने अपने कमरों में। आरब ने कोशिश की, एक एक को हिलाया, पुकारा, लेकिन हर कोई नींद में इतना गुम था कि कोई उठने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार आरब ने हार मान ली। ठीक है, अब मैं ही सुपर हीरो बनता हूँ। उसने होले से लड़कियों को नींद से ही उठाया और किसी तरह उन्हें उनके कमरों तक पहुंचाया। कमरे की लाइट्स बंद करते हुए उसने मुस्कुरा कर कहा, आज का मिशन सोते हुए सुरमाओं की सुरक्षित लैंडिंग कंप्लीट। सुबह के 10 बज चुके थे। मैंसन अब धीरे धीरे जागने लगा था। हंसी, चाय की खुशबू, धीमी धीमी बातचीत से माहौल फिर से जिंदा होने लगा था। लेकिन 2 लोग अब भी गहरी नींद में थे, रूही और उनका छोटा बेबान, क्योंकि बीती रात दोनों सबसे ज्यादा जागे थे। आरब धीरे से कमरे में आया, थोड़ी सी जम्हाई हाथ में तौलिया और चेहरे पर सुबह की थकान। उसने देखा कि रूही अभी भी नींद में बड़बड़ा रही थी। बेबी प्लीज सो जाओ, मम्मा बहुत थक गई है। आरब हल्के से मुस्कुराया और बड़बड़ाया, मैं कितना बुरा हो गया हूँ, इन्हें छोड़कर आराम से सो गया। वो धीरे से पालने को झुलाते हुए विमान को प्यार से उठाता है, उसे बेड पर रूही के पास सुलाता है, रूही को तकिया पर ठीक से लिटाता है और चादर उड़ा देता है। फिर खुद फ्रेश होने चला जाता है। कुछ ही देर बाद जब वो लौटा, उसने देखा कि विवान फिर से जाग गया और रोने लगा है। आरब ने हाथ में पकड़ा तौलिया एक तरफ फेंका और तेजी से पालना झुलाने लगा। ओ बेटा, क्या टाइमिंग है तेरी। लेकिन तभी उसने देखा विवान अब रो नहीं रहा था, वो बस अपने डैड को देख रहा था। दोनों की निगाहें मिली। पल भर के लिए मानो वक्त ठहर गया। आरब ने एक हल्का सा मुंह बनाया और हंसते हुए कहा, लगता है तुम पूरी तरह मुझ पर गए हो। सामने वाले को परेशान करने का हुनर भी मुझसे ही सीख लिया है। उसने विवान को गोद में उठाया और कमरे से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसकी मुलाकात हुई आरुषि से, जो रूही को जगाने आई थी। लेकिन आरब ने हाथ से इशारा करके कहा, उसे सोने दो, आज उसने सच में बहुत कुछ संभाला है। सुबह की धूप अब घर में पूरी तरह उतर आई थी। आरुषि तेज कदमों से कमरे की ओर जा रही थी जब उसे सामने से आरब मिल गया। विवान को गोद में उठाए हुए आरुषि मुस्कुराती हुई बोली, भाई रूही को उठाना है, दादी सबको नाश्ते के लिए बुला रही है। आरब ने धीमी आवाज में कहा।
उसे मत उठाओ रारूसी। रात भर इस नन्हे शैतान ने सोने नहीं दिया है उसे। थोड़ा और आराम करने दो। आरूसी ने हंसते हुए जवाब दिया, जैसा बाप वैसा बेटा। चलो अब बेवान को मुझे दे दो, तुम भी जाकर तैयार हो जाओ। आरब ने हंसते हुए बेवान आरूसी को सौंपा और फिर हल्के कदमों से कमरे की ओर लौट आया। अंदर जाकर उसने जल्दी से कपड़े बदले, हेयर ब्रश किया और तैयार हो गया। फिर वह धीरे धीरे वापस रूही के पास आया। रूही अभी भी नींद में थी, थकी हुई पर मुस्कुराती हुई। आरब ने बैठते हुए धीमे से कहा, स्वीटहार्ट। लेकिन रूही ने आंखें खोले बिना ही करवट बदल ली और बड़बड़ाई, प्लीज आरब, तंग मत करो। आरब मुस्कुराया। वह झुका, धीरे से उसके माथे पर एक नन्ही सी किस की, फिर कान में फुसफुसाया, ओके स्वीटहार्ट, आराम करो, मैं हूं ना,